हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। माय नेम इज चेतन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी पीजी के आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। तो एज यू ऑल नो, सीयूईटी पीजी 2025 आंसर की हैज बीन रिलीज्ड एंड there were 75 questions and out of this around 30 questions were from quant and reasoning combined। तो हम quant reasoning के solutions यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। so yes, there is no error। तो आप सभी को पता है कि चैलेंज आंसर की चैलेंज करने के लिए विंडो ओपन है, तो वो यहाँ पे कोई एरर्स नहीं है। दे all the questions of quant and reasoning are correct। so this video will help if you have given this year's exam, आप analysis कर सकते हैं, and if you are preparing or planning to prepare for next year, then you will get to know that which type of questions, what is the pattern of questions being asked, what is the difficulty level, okay, syllabus, ये सारी चीजें आपको इस analysis से you will get to know। let us start then without any delay। now this was the first this paper has English questions of English, questions of जीके ऑल्सो। तो हम क्वांट रीजनिंग के डिस्कस करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन लेट अस सी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 12 है। when the digits of the number are interchanged, the number becomes 15 more than twice the original number। the original number is, देखो ये वैसे तो ऐसा क्वेश्चन है कि ऑप्शंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 39 और 39 का रिवर्स क्या होगा 93। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इस स्मॉलर ओरिजिनल नंबर जो है, नॉट स्मॉलर, ओरिजिनल नंबर जो है, इसको डबल कर दो, उसमें 15 ऐड कर दो, देन यू शुड गेट दिस नंबर। तो ये 39 के केस में पॉसिबल है, बाकी ऑप्शंस में ये पॉसिबल नहीं होगा। बट इवन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग फॉर्मिंग इक्वेशन, कि अगर आप इस नंबर को मान लेते हैं लाइक 10a प्लस बी, लेट्स से दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इसकी सम ऑफ डिजिट्स यानी कि a प्लस बी जो है वो 12 है। अब इस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, बेसिकली अगर ये नंबर हो जाता है 10b प्लस a, तो ये क्या होगा, ओरिजिनल जो नंबर है 10a प्लस बी, इसका ट्वाइस और इसमें 15। तो ये इक्वेशन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन के थ्रू ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्विकली वी विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 नाउ जीके। आगे चलेंगे क्वेश्चन 21। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन सही। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमेन। देखो क्या है, एक वुमेन है, वो एक मैन को इंट्रोड्यूस करा रही है, एंड शी इज सेइंग हिज वाइफ दैट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैन, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। बात समझना, तो यहां पे ओनली डॉटर है, मतलब दिस वाइफ इज इक्वल टू द वुमन इटसेल्फ, तो ये अपनी ही बात कर रही हैं। द क्वेश्चन इज हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। सो द मैन इज द हस्बैंड, द मैन इज द हस्बैंड ऑफ दिस वुमन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी हियर द थर्ड ऑप्शन, हस्बैंड। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं होना चाहिए, इजी इनफ क्वेश्चंस हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इसको देखते हैं। Now this question is, let us look at this question। A has a container containing 60 liters of pure milk। He takes, ये क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन या मिक्सचर एलिगेशन का भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देयर इज मिल्क, देयर इज वाटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं 60 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क है, इसमें से, और अभी वाटर 0 है करंटली। ही सेइंग इसमें से 4 लीटर ऑफ मिल्क, 4 लीटर मिल्क हमने निकाल दिया, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दिया विद सिमिलर क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो दिस बिकम्स 56, दिस बिकम 4। ठीक है, आगे चलेंगे। ही सेल्स द मिक्सचर टू बी, उसने आगे मिक्सचर बी को बेच दिया। अब बी ने क्या करा, बी सेल्स 30 लीटर्स। देखो अभी टोटल कितना है 56 और 4, टोटल कितना है 60, इसमें से 30 उसने सेल कर दिया। अभी आप देखोगे 56 और 4 ये किस रेशियो में है, इनका रेशियो क्या है, दिस इज इक्वल टू 14:1। तो जो 30 भी जो होगा, जो वो सेल करेगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो 30 वो सेल भी करेगा, ये भी 14:1 की रेशियो में ही होगा। मतलब दिस विल बी 28, दिस विल बी 2। तो मतलब इसमें से 28 मिल्क चले गया और 2 लीटर वाटर चले गया, रिमेनिंग कितना बचा, 28 और 2 ही बचा, 50% चले गया। एंड ही एड्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर 7, न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क 28। अब आपको इसका रेशियो बताना है, वेरी इजी, 28:7, दिस इज इक्वल टू 4:1। सो
ऑप्शन नंबर 2 4:1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मतलब इसमें लेट अस रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट? तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 15,000 रुपीज। अब कह रहे हैं दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 1.5 years। अब देखो डिफरेंस निकालना है आपको, दो इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। एक हो गया व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली और एक हो गया व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। अगर कंपाउंडिंग का पीरियड हम चेंज कर दें, दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट हैं बट कंपाउंडिंग का पीरियड चेंज कर दे तो क्या डिफरेंस आएगा? तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं, लेट अस से इजी वाले सिंपल लेते हैं, व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मेरी बात समझना। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो ट्रिकी हो जाएगा। इसको सिंपल लॉजिक से भी हम सॉल्व करें कि 15,000 है और 8% का इंटरेस्ट है, पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल हो तो देखो, पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में सेम होता है। तो 15,000 का अगर आप 8% निकालेंगे तो 1200 रुपीज, तो ये हो गया पहले साल का इंटरेस्ट। अभी मैं कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, तो ये तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, I1 बोल लो आप इसको, I1, ठीक है। लेकिन अब जब फर्स्ट ईयर एंड हो जाएगा तो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 16,200। अब इस 16,200 पे आधे साल का इंटरेस्ट लगेगा, हाफ ईयर का, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे 4%, या फिर आप लिख दो 8% इंटू 1/2, बिकॉज हाफ ईयर है। इंटरेस्ट तो 8% है लेकिन 6 महीने के लिए निकालना है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 4, ठीक है। तो 162 इंटू 4 हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 24 एंड 648। तो सेकेंड ईयर का मतलब हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ गया 648। तो टोटल कितना उसने इंटरेस्ट अर्न करा है? तो 1200 प्लस 648, टोटल इंटरेस्ट उसने कितना अर्न करा है? 1848। ये जब है कंपाउंडेड एनुअली। अब देखते हैं अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तब कितना होगा। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तब कितना इंटरेस्ट होगा, ये देख लेते हैं। देखो इसके लिए ट्री मेथड भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, कि जैसे मान लीजिए अब यहां पर ट्री मेथड के थ्रू अगर आपको इसको समझाऊं, ठीक है, तो ट्री मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि सेमी एनुअल है। अब देखो इन 1.5 ईयर्स देयर आर 3 हाफ ईयर्स, है ना। तो फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर। अब मेरी बात समझना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 15,000। लेकिन जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हम हाफ कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%। तो 15,000 का 4% कितना होता है? इट कम्स आउट टू बी 600। तो पहले ये ट्री मेथड में आपको बता रहा हूं, तो 600 600 600, ये तो तीनों साल का बेसिक इंटरेस्ट हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इस 600 पे भी 4% जो है हमारा वो मिलेगा, तो ये हो जाएगा 24। इस 600 पे यहां भी 4% मिलेगा, 24। और इस 600, ये जो सेकंड ईयर का है, इस पे थर्ड ईयर में मिलेगा 24। और ये जो 24 है इसका भी 4% निकालोगे तो 0.96। तो बेसिकली जब आप इन सबको ऐड कर दोगे, 600 600 600 कितना हो गया? 1800 प्लस 24 24 24 कितना हो जाएगा? 72 प्लस 0.96। तो ये इसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 1872.96। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 1873 हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 25, कितना? 25 रुपीज। तो ऑप्शन 1 यहां पे सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल इनफ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इट सेज विच नंबर विल कम नेक्स्ट, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो बताना है। काफी सिंपल लॉजिक था। देखो प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव था, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन करी थी, इफ यू हैव प्रैक्टिस, तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रहा होगा। डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कितने अच्छे से करी थी। कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आए थे डेफिनेटली, ठीक है। अब ये देखते हैं 8, अब देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है 8 इंटू 1/2, ये हो गया 4, देन 4 इंटू 1, ये हो गया 4। देखो ध्यान से सीरीज को नोटिस करो, देन 4 इंटू 3/2, ये हो गया 6, देन 6 इंटू 2, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो 8 इंटू 0.5 हो गया 4, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई हम जिससे कर रहे हैं ना, वो 0.5 से इंक्रीज होता जा रहा है हर बार। वो 0.5 से, जो हमारा मल्टीप्लीकेंट है यहाँ पे, वो हर बार 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। 6 इंटू 2
12, तो नेक्स्ट क्या होगा 0.5, 1, 1.5, 2, तो अब होगा 2.5, तो 12 इंटू 2.5 होता है 30। यही चीज मैं यहां पे लिख रहा था, ठीक है, 6 इंटू 2 12, देन 12 इंटू 5/2, यही चीज मैं यहां पे लिख रहा था 30। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी दी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। यस, ये क्वेश्चन आ गया हमारा। अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका एनालॉजी का है। बेसिकली आपको पैटर्न सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है कि 15 और 225 में जो रिलेशन है, तो हमें ऐसा नंबर बताओ जो 35 और x में वही रिलेशन होना चाहिए। देखो यहां पे दो लॉजिक वर्क करेंगे, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा एक लॉजिक एलिमिनेट हो जाएगा। मैं आपको दोनों बता देता हूं, लॉजिक फर्स्ट, लॉजिक सेकंड, दो लॉजिक यहां पे हैं, लेकिन एक अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दिखाता हूं। एक लॉजिक यहां पे बोल रहा है कि ये 15 का स्क्वायर होता है 225। ये आप सभी को पता होना चाहिए, एटलीस्ट 1 to 30 के स्क्वायर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब अगर ये लॉजिक में लगाऊं तो x की वैल्यू होनी चाहिए 35 का स्क्वायर। देखो कोई भी नंबर जो 5 से एंड करता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। ट्रिक क्या होती है कि उसकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, और जो उसकी 10th डिजिट है यहां पे उसमें एक में +1 कर दो, तो ये 3 की जगह हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 12। तो इस लॉजिक के हिसाब से x की वैल्यू हो जाएगी 1225। ये फर्स्ट लॉजिक बता रहा हूं। अब आपको वैल्यू निकालनी है अंडर रूट ऑफ x प्लस 100, तो अंडर रूट ऑफ 1225 प्लस 100, सो दिस इज 1325। लेकिन एक्चुअली इनमें से कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब 1325 का जो अंडर रूट होगा इट विल बी ऑब्वियसली मोर देन 35, तो ये तो सारे 35 से नीचे हैं, तो ये लॉजिक यहां पे वर्क नहीं कर रहा। दूसरा कोई लॉजिक हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक यहां पे क्या है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो 15 इंटू 15 होता है 225, तो सिमिलरली 35 इंटू 15 व्हाट विल बी दिस वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 इंटू 15, आप इसको कर लेंगे 350, 175, दिस विल 175, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 525। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ रही है 525। अब एक्सप्रेशन हो गया 525 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625, और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2D मेंसुरेशन हो चाहे 3D हो, और ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज, देखो सिलेंडर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमको नहीं पता, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, कई बार यूनिट्स डिफरेंट होती हैं, उसका ध्यान रखना है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है। यहाँ पे ये 264 है, पाई की वैल्यू बोल रखा है 22/7, जनरली हमें वही अज्यूम करनी चाहिए, इंटू 22/7, आर नहीं पता, हाइट है 14, दिस इज इक्वल टू 264। इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी 3। आप ये खुद चेक कर सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 हमारा ऊपर चले गया, 2 इंटू 14 इंटू 22, दिस इज 2, दिस इज 12, तो 12 डिवाइड बाय 4 3, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हमें वही निकालना है। सो पाई इज 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली 3 एंड एच इज 14, तो 7 इंटू 2, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 9, दिस कम्स आउट टू बी 396, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। देखो आप मल्टीप्लाई, जैसे आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी आपने, 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 14 था, इंटू 2 था, ठीक है। अब किसको पहले मल्टीप्लाई करोगे वो भी आपकी कैलकुलेशन को आसान या मुश्किल बना सकता है। जैसे मैंने क्या करा, 22 इंटू 2 कर दिया 44 हो गया, और 3 इंटू 3 कर दिया 9। देखो 44 इंटू 9 करना थोड़ा सा आसान है। कैसे आसान है कि इसको मैं लिख सकता हूं 44 इंटू 10 माइनस 1, तो 440 माइनस 44, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हम छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स के थ्रू हम इजी कर सकते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांट रीजनिंग, यस, ये क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, मतलब इसको आप HCF LCM का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 12 एंड 15
लीव्स 1 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। ऐसा नंबर बताओ, सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ कि जिसको अगर आप चाहे 7 से डिवाइड करो, चाहे 12 से डिवाइड करो, चाहे 15 से डिवाइड करो, हर केस में आपको रिमाइंडर मिले 1। तो इसका तरीका क्या होता है, पहले तो जो भी आपको नंबर्स गिवन हैं इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के भी मल्टीपल तरीके हैं। या तो आप जैसे बेसिक तरीका क्या है, इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। तो 12 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखोगे 3 इंटू 5। अब जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनकी हाईएस्ट पावर ले लो। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, देन 5 है और आपका 7 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 इंटू 2 70 इंटू 3 35 इंटू 2 70 इंटू 3 210। अच्छा ये 4 है, ये 4 है, तो 4 हो गया, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140 इंटू 3 420। तो हमारा एलसीएम आ गया 420। ठीक है, ध्यान रखना 2 स्क्वायर हाईएस्ट पावर 420। अब यहां पे लीव्स रिमाइंडर 1। देखो 420 तो ऐसा नंबर है जिनसे जो ये नंबर तीनों कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। 420 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, 12 एंड 15 बिकॉज एलसीएम है। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर 1 चाहिए तो इसमें +1 कर देंगे। तो 421 ऑप्शन नंबर 2 वुड बी दी करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका रीजनिंग का फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हर साल पूछते ही हैं। अब ये दे रखा है पुश। पुश का जो कोड है वो क्या दे रखा है आपको, 1419176। एक चीज समझना, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो प्लेस वैल्यूज आपके टिप्स पे होने चाहिए। पी इज द 16th अल्फाबेट, 16th लेटर, यू इज द 21st लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, एस जो है वो 19th है, एच जो है वो 8th है। तो कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा अगर आप नोटिस करोगे, दैट जो कोड है प्लेस वैल्यू -2, 16 -2 14, 21 -2 19, 19 -2 17, 8 -2 6। तो प्लेस वैल्यू जो है उस लेटर की उसमें से -2 कर दो, वो उस लेटर का कोड है। अब हमें निकालना है कोड ऑफ हाइक। किसका निकालना है, हाइक। एच का प्लेस वैल्यू है 8, आई का है 9, के का कितना है 11, ई का कितना है 5। सब में से -2 -2 -2 कर देंगे, सिंपल। 6 7 9 और 3, 6 7 9 3। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे 6 7 9 3, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आसान भी थे, आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे। लॉजिकल इन्फरेंस, यहाँ पे आपको लॉजिकल इन्फरेंस निकालना है। ये क्वेश्चन हम इंग्लिश का भी बोल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसको, बट ये आपका इंग्लिश में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज तो इंग्लिश में डिस्कस हो जाएगा। आगे चलेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अगेन ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी का ही है। ये बोल रहे हैं 84 और 9 आर रिलेटेड इन सम वे, सिमिलरली 124 एंड वन ऑफ द ऑप्शंस हैज अ सिमिलर रिलेशन, और 292 और 17 में भी वही रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट कर लो और वही लॉजिक लगाओ आप 124 में, आपको आंसर मिल जाएगा। अब लॉजिक क्या हो सकता है थोड़ा नोटिस करते हैं। जैसे 84 और 9 में लॉजिक क्या है और इसमें क्या लॉजिक है। तो लॉजिक ये है दैट 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, और उसमें +3 कर दोगे तो आ जाएगा 84। अब चेक करना पड़ेगा कि ये लॉजिक वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इसको देखें, थर्ड वाले को देखें, 17 का स्क्वायर होता है 289 और इसमें अगर आप +3 करोगे तो आएगा 292। तो ये लॉजिक एब्सोल्युटली वर्क कर रहा है ना। तो अगर आप इसमें बेसिकली इसमें पॉइंट ये है कि अब ये जो है इसमें कैसे निकालोगे, तो जो सेकंड नंबर है उसमें से -3 करना है। अगर रिवर्स जाओ तो -3 करना है और इसका अंडर रूट 121 का अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो सही आंसर यहां पे हमारा हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस मिशन, ये सब जीके के क्वेश्चन है हमारे, हमें कॉन्ट रीजनिंग के ही देखने हैं। यस, ए बॉट एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस एंड सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट। एक आर्टिकल उसने खरीदा एट सम प्राइस एक्स, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। बी बॉट द सेम आर्टिकल एट अ प्राइस 10% लेस देन ए एंड सोल्ड इट एट ₹18 लेसर देन ए। A's gain percentage is 20%, at what price B bought the article। ध्यान से पढ़ेंगे, देखो A ने एक आर्टिकल को खरीदा, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। अब जैसे कुछ भी मान लेते हैं कि CP है मान लो 100x
और उसने बेचा कितने पे, 10% प्रॉफिट पे, तो 110x। बी ने वही आर्टिकल खरीदा, सेम आर्टिकल एट अ प्राइस 10% लेस देन ए, तो उसने खरीदा उसको 90x पे, 10% कम में खरीदा, और सेल किया ₹18 लेस देन ए, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो है 110x माइनस 18। अब क्या बोल रहे हैं, 20 गेन परसेंटेज इज 20। बी का जो गेन परसेंटेज है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये कितना है, 20% के बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 20x माइनस 18 अपॉन 90x, और 100 को ले जाओगे अदर साइड पे तो ये हो जाएगा 1/5। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी 100x माइनस 90 इज इक्वल टू 90x, दिस विल बी 10x इज इक्वल टू 90, और x की वैल्यू यहां से आ गई 9। हमें क्या निकालना है, एट व्हाट प्राइस बी बॉट द आर्टिकल, बी बॉट एट 90x, तो 90 इंटू 9 810, यानी कि सेकेंड ऑप्शन 810 इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डोर, अब ये क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग का डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। द डोर ऑफ अमन हाउस फेसेस ईस्ट, ये मान लो अमन का हाउस है, ये ईस्ट, इसका जो डोर है वो ये ईस्ट है हमारा, ये ईस्ट को फेस कर रहा है। लेकिन फ्रॉम द बैक साइड मतलब वेस्ट की तरफ से, अमन वॉक्स स्ट्रेट 30 मीटर, ये अपनी बैक साइड से निकला। ठीक है, डायरेक्शंस का रेफरेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ही वॉक्स 30 मीटर्स, देन ही वॉक्स, फिर क्या हुआ, ही वॉक्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग, लेफ्ट मुड़ा, ही टर्न्स लेफ्ट। ये ध्यान रखना होता है लेफ्ट राइट का, बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है, लेफ्ट कहां पे है, राइट कहां पे है। टर्न्स लेफ्ट, वॉक 20 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब ये साउथ फेस है, अब ये राइट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है मतलब वेस्ट की तरफ, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स, नॉर्थ विल रिमेन कांस्टेंट, कुछ भी फेसिंग हो नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, एंड वॉक्स 20 मीटर। तो 20 मतलब ये इस लाइन में आ चुका है, अपने हाउस की लाइन में आ चुका है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहां तक दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30, सो 30 प्लस 30 60 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। तो डिस्टेंस क्या हो गया स्टार्ट और एंड के बीच का, 60 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। आई होप समझ में आ रहा है आपको सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स के मीनिंग्स हमको नहीं पता कि ये कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, हमको नहीं पता, पढ़ते हैं। तो 5, देखो ये चीज ध्यान रखना, डॉलर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, और एट द रेट भी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो $5 एट द रेट, बेसिकली यहाँ पे है $5.3 एट द रेट 1, इसकी वैल्यू आ रही है 7, और $6.2 एट द रेट 2, इसकी वैल्यू आ रही है 6। तो आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, जनरली यही होते हैं, इन चारों से हो जाता है, तो इन चारों में से कौन सा कहां प्लेस करें जिससे हमको ये वैल्यू मिल जाए। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 7, सिमिलरली 6 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा 6। तो यहां से डॉलर की वैल्यू है प्लस के बराबर, और एट द रेट की वैल्यू है माइनस, किसके, माइनस के बराबर। अब आपका ये एक्सप्रेशन है $1.2 एट द रेट 3, तो डॉलर है हमारा प्लस के बराबर, एट द रेट है हमारा माइनस के बराबर, सो 3 माइनस 3 ये वैल्यू आ जाएगी 0, ऑप्शन नंबर 1 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो एक क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं इन रीजनिंग, लाइक स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस, कंक्लूजन। तो ये क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। तो कलेक्टिवली इसकी वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसे 5-6 टॉपिक्स आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। तो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट क्या बोल रही है, शुड आर्टिकल्स ऑफ ओनली डिजर्विंग ऑथर्स बी अलाउड टू बी पब्लिश, क्या सिर्फ डिजर्विंग ऑथर्स के आर्टिकल्स ही पब्लिश होने चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट्स पढ़ो, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द डिजर्विंग एंड द अनडिजर्विंग। एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट, यस
इट विल सेव अ लॉट ऑफ पेपर विच इज ऑलरेडी इन शॉर्ट सप्लाई। आपको बताना है विच ऑफ दीज इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। देखो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्यों? क्योंकि डिजर्विंग कौन है और डिजर्विंग कौन नहीं है ये पता लगाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मतलब ये जो लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक इट इज मतलब ये इट्स अ साउंड लॉजिक, इट मेक्स सेंस, वो सेंस बना रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड देखोगे, इट विल सेव अ लॉट ऑफ पेपर विच इज ऑलरेडी इन शॉर्ट सप्लाई, दिस इज नॉट द मेजर कंसर्न ऑफ द स्टेटमेंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज, हमें ये भी नहीं पता कि वो पब्लिश इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश होगा, ई मैगजीन आएगी या फिजिकल कॉपी आएगी, ये सब तो थोड़ा अजम्पशन पे बेस्ड है। और वैसे भी सेविंग अ लॉट ऑफ पेपर हियर दैट इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। और ऐसा भी नहीं है कि एक आर्टिकल बहुत ज्यादा पेपर वेस्ट कर देगा अगर पब्लिश भी होगा तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, ठीक है, एक्सट्रीम है ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ओनली आर्ग्यूमेंट वन, ऑप्शन नंबर वन। देखो आर्ग्यूमेंट थोड़े से बैलेंस भी होने चाहिए, अनबैलेंस या एक्सट्रीम जो होते हैं वो सही आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। बैलेंस होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए टू दी स्टेटमेंट। तो ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज अ स्ट्रॉन्ग। देखो आर्ग्यूमेंट यस नो कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी लॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वन सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। अगेन इसको हम रीजनिंग टॉपिक में ही डाल सकते हैं, अल्फाबेट टेस्ट के टॉपिक में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड आएगा। डिक्शनरी पढ़नी सबको आती है, तो सारे वर्ड्स एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम सेकंड लेटर देखते हैं। सेकंड लेटर सबका ई है, तो हम थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे। यहां पे थर्ड लेटर ए आ रहा है, फिर डब्ल्यू, फिर सी और टी। तो पहले ए आएगा, ए के बाद आएगा सी, फिर आएगा टी, फिर आएगा डब्ल्यू। So this will be the first word as per the dictionary, the second word, the third word and the fourth word. So A D, it will be A C, A C D, A C D B. It will be A C D B. So option number one will be the correct answer. Simple question है, कुछ क्वेश्चन काफी सिंपल आए थे, आप देख सकते हैं। The average age of a group of boys and girls is 18 years. एक ग्रुप ऑफ बॉयज गर्ल्स है, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स हैं मुझे नहीं पता। अब देखो इस क्वेश्चन को करने, इसको इक्वेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज को आप बी मान लो, नंबर ऑफ गर्ल्स को आप जी मान लो। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो कि एवरेज ऑफ बॉयज 20 है, एवरेज ऑफ गर्ल्स 15 है, ठीक है, और जो कंबाइंड एवरेज है वो 18 है। बट इसको करने का शॉर्ट तरीका होता है एलिगेशन मेथड, ठीक है, ये काफी आपको हेल्प करेगा। मान लो ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, बॉयज की एवरेज एज है 20, गर्ल्स की एवरेज हमको गिवन है 15, और दोनों की कंबाइंड अगर हम एवरेज एज देखें तो वो है 18। तो एलिगेशन मेथड में हम 18 माइनस 15 ही हो जाएगा 3, 20 माइनस 18 ही हो जाएगा 2। तो बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है वो 3:2 की रेशियो में है, यानी कि 60% बॉयज हैं और 40% गर्ल्स हैं। ये मैंने कैसे निकाला, 3 और 2 है, ठीक है, तो टोटल कितना होता है 100%। तो 3 और 2 मतलब 3/5 और 2/5, तो 3/5 ऑफ 100%, 2/5 ऑफ 100%, ठीक है। तो 60%, हाउ मेनी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, द परसेंटेज ऑफ बॉयज इज 60%, ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर 3। आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, if A exceeds B by 50% and B is less than A by 25%, then A is to C का रेशियो। रेशियो प्रोपोर्शन या परसेंटेज का क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। देखो तीन क्वांटिटीज हैं, A, B और C, यहाँ पे तीन क्वांटिटीज हैं। अब इसको आप देखोगे, मान लेते हैं कि क्या लिखा है, B is less than C by 25। तो मान लो C जो है वो X है, ठीक है, तो B इज लेस देन C by 25%, तो B कितना हो जाएगा 75/100x। क्यों? क्योंकि 25% कम है उससे, और A जो है वो 50% ज्यादा है। मतलब देखो इसका सिंपल तरीका क्या होगा, हम फ्रैक्शंस में अगर नहीं जाना चाहते तो हम इसको 100x लिख देते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। या सिंपली इसको आप 100 भी ले सकते हो, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन है तो इससे डिफरेंस नहीं आएगा, 100 मान सकते हो। B 25% कम है तो B हो जाएगा 75, और A 50% ज्यादा है, A जो है इट इज B प्लस 50%, तो 75 प्लस 50% ऑफ 75, बात समझ में आ रही है। तो 75 प्लस 37.5, या फिर आप इसको लिख सकते हो 75/2। तो 75 प्लस 75/2, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, दिस विल बी 225/2। तो अब देखोगे ये क्या रेशियो निकल के आया, 225/2, 75,
100। फ्रैक्शन को हटाना है तो एलसीएम ले लेंगे, तो दिस विल बी 225, दिस विल बिकम 150, दिस विल बिकम 200। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 इंटू 8 होता है 200, 25 इंटू 6 होता है 150, 25 इंटू 9 तो 9:6:8। आपको सिर्फ ए और सी का बताना है, तो वो हो जाएगा 9:8, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, कुछ जीके, ये जीके के क्वेश्चन। हाँ, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, क्वांट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं। ए completes 7/10 of a work in 15 days and then he completes the remaining work with the help of B in 5 days। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब फ्रैक्शंस है यहाँ पे। देखो इसको यूनिटरी मेथड से हम सिंपली कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको यूनिटरी मेथड से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर 7/10 वर्क को करने में 15 डेज लग रहे हैं, तो 1 वर्क को करने में, पूरा काम करने में, कंप्लीट काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 15 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 10/7, तो 150/7 डेज इज द टोटल टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। और अगर मैं बोलूं 1 डे में वो कितना काम करेगा, वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो एक दिन में वो करेगा 7/150 वर्क। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग कितना था, 7/10 उसने कर लिया, रिमेनिंग कितना है 3/10। तो कह रहे हैं 3/10 वर्क जो है वो बी के साथ करता है। तो देखो मान लेते हैं ए का 1 डे वर्क जो है वो है 7/150, बी का 1 डे वर्क हमको नहीं पता, उसको बी का 1 डे वर्क नहीं पता, उसको बी मान लेते हैं। तो कह रहे हैं अगर ए और बी 5 दिन काम करते हैं, 5 डेज अगर वो काम करते हैं दोनों साथ में, तो 3/10 वर्क कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 3/10 रिमेनिंग वर्क। अब ए की वैल्यू मुझे पता है 7/150, मतलब ए की एफिशिएंसी, ए का 1 डे वर्क मुझे पता है, बी का 1 डे वर्क मुझे नहीं पता, वो भी निकालना पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वल टू 3/10। यहां से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को आप यू विल टेक टू दी अदर साइड, आई विल जस्ट राइट इट ओवर हेयर, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं सो दैट इट इज क्लियर। तो ये हो जाएगा 7/150 प्लस बी, दिस विल बी 3/50, सो बी विल बी 3/50 minus 7/150, take the LCM, it will be 2/150 or is equal to 1/75। तो B's 1 day work is 1/75, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि B को 75 डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने में अलोन। अब बोल रहे हैं अगर A और B दोनों साथ में काम करें तो पूरे कंप्लीट वर्क, 1 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। बेसिकली कह रहे हैं कि ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क, इसको निकालो, दोनों मिलके कितना करेंगे, एलसीएम ले लो, दिस विल बी 7 + 2/150, सो 9/150। तो एक दिन में ये 9/150 वर्क करेंगे 1 डे में। तो अगर टोटल टाइम इनको कितना लगेगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 150/9, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 50/3। 50/3 को अगर आप सॉल्व करोगे 16 2/3 डेज, 16 2/3 डेज, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अ शॉपकीपर बॉट एन आइटम, एक उसने आइटम खरीदा है एट 7825, मार्क्ड इट एट 130% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100% है यहाँ पे, तो उसका मार्क्ड प्राइस है 130%। अब क्या कह रहे हैं, ही सेल्स द आइटम बाय सेलिंग अलाउइंग 20% डिस्काउंट, लेकिन इस पे उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, 100 - 20/100, बेसिकली ये बोल रहे हैं। तो 130% पे 80/100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4/5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल कम आउट टू बी 104%। तो सेलिंग प्राइस आ गया 104, देखो ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस आ गया 104%। तो कितना प्रॉफिट है, 100 और 104 में कितना डिफरेंस है, 4, तो 4%। इसका मतलब आप इसमें देखो 7825 इज एक्चुअल वैल्यू जो है ये रेलेवेंट नहीं है, मतलब इसका यूज नहीं है। आप 100 मान के, 100% मान के, 100x मान के भी नॉर्मली सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो, इस वैल्यू का यूज है नहीं एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि हमसे परसेंटेज में ही पूछा है क्वेश्चन। तो 4%, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंटिंग द फिगर्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। देखो जब भी काउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले आप उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट से काउंट करो। जैसे कि जो सिंगल ट्राइंगल है वो कितने हैं, 1
2 3 4। सिंगल ट्रायंगल्स कितने हैं? सिंगल ट्रायंगल्स कितने हैं, मतलब जो सिंगल शेप से बने हैं 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। अब डबल काउंट कर लो, डबल मतलब जो दो ट्रायंगल्स को मिला के, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, तो डबल वाले हो गए 3। अब तीन ट्रायंगल्स को कंबाइन करके अगर आप देखो कितने ट्रायंगल्स बन पा रहे हैं, तो दो बनेंगे 1 एंड 2, और एक जो देखोगे एक बड़ा ट्रायंगल भी है तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर इज 10, 7 9 10, 10 ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं, ये हम सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ क्वांट रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 men बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 4 men एंड 6 men? तो ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कि 10 मेन हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। एक ग्रुप में आपको 4 मेन को प्लेस करना है, एक ग्रुप में 6 मेन। देखो इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि चाहे आप अगर आपने ग्रुप 2 सिलेक्ट कर लिया तो ग्रुप 1 के लिए 4 लोग ही बचेंगे, और अगर आप ग्रुप 1 पहले सिलेक्ट कर लोगे तो ग्रुप 2 के लिए 4 लोग ही बचेंगे, 6 लोग ही बचेंगे। तो बेसिकली एक ही ग्रुप को हमको सिलेक्ट करना है, बचे हुए लोग जो हैं वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। तो पॉइंट ये है, चाहे आप ये निकालो 10c4, चाहे आप निकालो 10c6, दोनों का आंसर सेम ही आएगा और वही आंसर है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, यहां से भी वही आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू आएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 210। सो देयर आर 210 वेज टू डिवाइड दिस 10 men इनटू 2 ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अ क्वेश्चन ऑफ सीटिंग, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। देयर आर 5 बॉयज सिटिंग इन अ रो, 5 लड़के हैं एक रो में बैठे हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ, सच दैट P इज राइट ऑफ Q। पहले नीचे ड्रॉ करता हूं, P Q के राइट में है, T इज लेफ्ट ऑफ R, T जो है वो R के लेफ्ट में है, एंड T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, T जो है वो P के राइट में भी है, तो बेसिकली ये TR जो है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, Q इज राइट ऑफ S, S ही बचा है बस, और Q S के राइट में है, तो इसका हमें हमारा अरेंजमेंट मिल गया, SQPTR। अब क्या पूछा है, अब कुछ भी पूछ सकते हैं। विच बॉय इज इन द मिडल, तो बॉय P इज इन द मिडल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, मूविंग ऑन, नाउ क्वेश्चन फ्रॉम कैलेंडर। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15th August 2006? देखो जब भी कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज एप्लीकेबल होता है, तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपको भी नहीं आता तो आप इसको सीख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अब जैसे 2025 कंप्लीट ईयर्स है ना, तो इसमें आप हमें यह समझना है कि जो 1600 एवरी 400 ईयर्स, हर 400 साल में 0 ऑड डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो 2000 ईयर्स, फर्स्ट 0 से लेकर 2000 ईयर्स 0 ऑड डेज, ठीक है, 0 ऑड डेज होंगे उसमें। अब 2001 2002, ठीक है, 2003 4 5, तो इसमें एक लीप ईयर है, दैट इज 2004, बाकी चारों ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो कितने हो गए, 4 हमारे जो हैं ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो 4 ऑड डेज, एक लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज, तो 6 ऑड डेज हो गए। टिल, बात समझना, टिल 31 दिसंबर 2005 हमारे अभी 6 ऑड डेज हो चुके हैं। अब हमें काउंट करना है 2006 के लिए, जैन कंप्लीट, फेब कंप्लीट, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट आप अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो जल्दी कर लेंगे। जुलाई और अगस्त का हमें 15 दिन ही काउंट करने हैं। तो जैन में होते हैं 31 डेज, यानी कि 3 ऑड डेज। फेब में, अब ये फेब कौन सा है, 2006 का है, ये लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज 0 ऑड डेज। मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 30 डेज होते हैं तो 2 ऑड डेज, मई में 31 3 ऑड डेज, ठीक है, जून में 30 2 ऑड डेज, जुलाई में 31 3 ऑड डेज, और अगस्त में 15 दिन है, तो 15 को आप डिवाइड बाय 7 करोगे तो 1 ऑड डे, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 1। अब काउंट कर लो, ऐड कर लो, 3 + 0 + 3 6 8 11 11 + 2 13 13 + 3 16 + 1 17।
तो यहाँ पे 6 ऑड डेज आ गए थे, अभी 17 को भी 7 से डिवाइड करो दोबारा, जब भी नंबर 7 या 7 से बड़ा हो जाए 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो यहाँ पे आए थे 6 ऑड डेज, यहाँ पे आ गए 3 ऑड डेज, 6 + 3 9, 9 आया, अगेन डिवाइड बाय 7 तो आ गया 2 ऑड डेज। अब देखो 0 होता है संडे के लिए, 1 होता है मंडे के लिए, तो 2 होता है ट्यूसडे के लिए। सो ऑन 15 अगस्त 2006 इट वाज अ ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन है क्लॉक का। क्लॉक कैलेंडर जनरली हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। एट व्हाट टाइम टू नियरेस्ट सेकंड इमीडिएटली आफ्टर 4 o'clock डू द हैंड्स। कह रहे 4 बजे के बाद ऐसा कब होगा? सबसे पहले जब मिनट हैंड और आर एंड जो है वो कोइंसाइड करेंगे, मिल जाएंगे आपस में। इसका एक फॉर्मूला होता है दैट थीटा एंगल बिटवीन द टू हैंड्स इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, नंबर ऑफ मिनट्स, -30 इंटू आवर। आवर एंड कहां पे है? मिनट, मतलब मिनट हैंड कहां पे है? उस हिसाब से ये है, इसका फॉर्मूला है। अब देखो जब वो कोइंसाइड करते हैं तो एंगल होता है 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। कितने मिनट्स हैं वो हमको नहीं पता, टाइम क्या है वो तो कैलकुलेट ही करना है आपको, लेकिन यहाँ आवर्स की जगह हम 4 लिखेंगे। देखो जब आपसे पूछा है 4 के बाद, तो मतलब 4 और 5 बजे के बीच में वो कोइंसाइड करेंगे, बिकॉज हर 1 घंटे के बीच में कोइंसाइड करते हैं हैंड्स। तो 4 और 5 के बीच में तो हम लोअर वैल्यू लेते हैं आवर की हमेशा इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 4। तो 0 इज इक्वल टू 11/2m माइनस 120, तो 11/2m इज इक्वल टू 120। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240/11। इसको आप जब सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 21 इट विल कम आउट टू बी 21 पॉइंट समथिंग 8182। ठीक है, तो बेसिकली 21 मिनट्स, तो 4:21, ये तो कंफर्म है, लेकिन 81 सेकंड्स कैसे हो सकते हैं? अब आप बोलोगे तो आपको क्या करना होगा, वो 80 या 81 जो भी आएगा वैल्यू, 81/100 सेकंड्स को 60 में कन्वर्ट करोगे 60 सेकंड्स के हिसाब से, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो निकल के आएगा 48-49 ही आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी दी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन फ्रॉम सिलोजिज्म, फ्रॉम रीजनिंग। स्टेटमेंट्स हैं और कुछ कंक्लूजन्स हैं। स्टेटमेंट क्या है? सम बॉटल्स, ठीक है, आर कार एंड सम कार्स आर साइकिल, ये इसका बेसिक वेन डायग्राम हमने बना लिया। अब देखो कंक्लूजन्स को। सम बॉटल आर साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी है, क्यों है? क्योंकि मैं कुछ ऐसा डायग्राम भी बना सकता हूं ना, ये कार हो गया, लेट्स से दिस इज साइकिल, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल डायग्राम, सो दिस इज करेक्ट। पॉसिबिलिटी में ये सही है, डेफिनेट में सही नहीं है, पॉसिबिलिटी में सही है। देन ऑल बॉटल्स आर साइकिल। अब ऑल बॉटल्स आर साइकिल, अगेन ये पॉसिबिलिटी में ट्रू है, लेकिन ये डेफिनेट कंक्लूजन में ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 5 men A, B, C, D, E and 6 women. There are 5 men A, B, C, D, E and there are 6 women P, Q, R, S, T and Z. So total there are these 11 people. These are males, these are females. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आगे? A, B and R जो हैं ये एडवोकेट्स हैं। ठीक है, देन S, Q, P, D, C ये हैं डॉक्टर्स। एंड व्हाट आर द रिमेनिंग अगर आप देखोगे E, ठीक है, P, Q, R, S, देन T एंड देन Z, E, T, Z, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये जो हैं ये हैं टीचर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टीम हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 11 पर्सन, और कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? A, P and Z have to be together, B cannot, तो कुछ कंडीशंस हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे, अ टीम फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेल एडवोकेट्स। अब देखो एडवोकेट्स हैं A, B और R। अब एक चीज ध्यान से नोटिस करो, हमारी टीम में बोल रहे हैं 2 मेल एडवोकेट्स होने चाहिए, देयर शुड बी 2 लेडी डॉक्टर्स एंड 1 टीचर। तो एक 5 लोगों की टीम बनानी है और उसमें ये हमें ये मेंबर्स चाहिए और ये कंडीशंस को भी फुलफिल करना है, बात समझना। अब कह रहे हैं 2 मेल एडवोकेट्स होने चाहिए। एडवोकेट्स टोटल कितने हैं? 3 हैं, A, B और R, और इसमें से मेल कौन कौन है? A और B तो मेल हैं, R इज अ फीमेल। तो A और B तो फिक्स ही हो गए, हमारे आंसर में A और B तो होने ही चाहिए। यहां पे आप एलिमिनेशन यूज करो, जिस भी ऑप्शन में A और B नहीं है वो तो हटा ही दो। यहां पर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में B है लेकिन A नहीं है, थर्ड को हटा दो, फोर्थ में B नहीं है, हटा दो। तो आंसर या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। आगे देखो,
2 लेडी डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स में कौन है, SQPDC, बट इसमें से मेल कौन है, C और D तो मेल हो गए, तो फीमेल डॉक्टर्स कौन कौन सी हैं, SQP। तो आपके ऑप्शन में SQP में से कोई 2 लोग होने चाहिए। अब ऑप्शन 1 को देखो, S और P है, और सेकंड में आपका P और Q है, और Z दोनों में कॉमन है जो टीचर है। तो ऑप्शन 1 और 2 में से कौन सा ऑप्शन होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे थ्रू दीज कंडीशंस गिवन टू अस। जैसे कि A, P एंड Z हैव टू बी टुगेदर, यहां से हमारा ऑप्शन 1 में भी APZ टुगेदर है, ऑप्शन 2 में भी APZ टुगेदर है, तो यहां से आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। आगे देखो, B कैन नॉट गो विद D और R, B जो है वो D और R के साथ नहीं हो सकता, लेकिन ये भी हमारा फुलफिल हो रहा है, D और R नहीं है, ठीक है। और आगे चेक करेंगे नेक्स्ट कंडीशन, E एंड Q हैव टू बी टुगेदर। तो हमें देखोगे ऑप्शन 2 में Q तो है लेकिन E नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, दैट इज दी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी अगेन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी जरूर आए हैं, 4, 5, 6 क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी आए हैं पेपर में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन ऑफ जीके। अब ये कुछ जीके के क्वेश्चन हैं, ये देखते हैं। इफ द डिजिट्स इन द नंबर, ये नंबर है, अगर आप ये कह रहे हैं एक नंबर है 9 डिजिट का नंबर है, 7 और सारी अलग अलग डिजिट्स हैं, आप नोटिस करोगे 9 की 9 डिजिट्स को लिख दिया, 0 को नहीं लिखा, बाकी 9 की 9 डिजिट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहे हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैंने चेक करा है, चेक करना पड़ेगा आपको। हाउ मेनी डिजिट्स रिमेन इन द सेम, कितनी डिजिट्स हैं जो अपनी प्लेस पर ही रहती हैं, देखो ध्यान से, 4 अपनी प्लेस पर ही है और 9 अपनी प्लेस पर ही है, बाकी सबकी प्लेस चेंज हो गई है, बाकी सेम नहीं है कुछ भी। तो देयर आर 2 डिजिट्स विच आर एट द सेम प्लेस, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही आंसर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस सी कोई क्वेश्चन और बचा है क्या, बाकी एक कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं कुछ। यस, क्वेश्चन फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है विच इज द कॉज एंड विच इज द इफेक्ट। स्टेटमेंट 1, farmers have decided against selling their crops to the government agencies. Second, the government has reduced the procurement price of crops starting from last month to the next 6 months. अब ध्यान से आप चीज देखो, गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट प्राइस को रिड्यूस करा, अब बात समझना, अगले 6 महीने तक के लिए रिड्यूस करा, इसका इफेक्ट क्या हुआ, आप अगर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, फार्मर ने डिसाइड करा कि वो अपनी क्रॉप को गवर्नमेंट को नहीं बेचेंगे। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है कि इफेक्ट, आप एक तरीका होता है कि आपने इफेक्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद आप बिकॉज लगाओ और उसके बाद कॉज। जैसे कि अगर ये इफेक्ट है, सॉरी ये अगर आपका इफेक्ट है, फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेन सेलिंग देयर क्रॉप्स बिकॉज, ऐसा क्यों किया, बिकॉज गवर्नमेंट हैज रिड्यूस दी, ये इसलिए करा, ये सेंस बना रहा है। तो बिकॉज के बाद जो आता है वो कॉज होता है, बिकॉज से पहले जो आता है वो इफेक्ट होता है। तो सेकंड यहां पे कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है। नॉर्मली भी क्वेश्चन आसान है समझने के लिए, तो ऑप्शन 2 यहां पे सही आंसर हो जाएगा। कॉज क्या है, गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस करा, उसका इफेक्ट ये है कि फार्मर ने गवर्नमेंट को बेचने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनको उतना सफिशिएंट प्राइस नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री, अ 6 मीटर लॉन्ग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, एक सेंटर है, ठीक है, एक कॉर्ड है कितने 6 मीटर की, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम दी सेंटर। आपको बताना है डिस्टेंस, अब कह रहे हैं कोई दूसरी कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर की है, उसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, आपको ये बताना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे पहले, तो देखो इसको आप और अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड ऑफ 6 मीटर, ठीक है, और ये है हमारा 4। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर से आप कॉर्ड बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, वो बाइसेक्ट करेगी इक्वल हाफ में 3 3, ठीक है। तो 4 3 पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 5। तो यहां से हमको हमारा रेडियस मिल गया 5, है ना। अब आप दूसरी कॉर्ड भी अगर बनाओगे तो वो भी 5 मीटर ही होगी, ठीक है। तो आपको बताना, और ये कॉर्ड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गई 5 और इसका बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर कितना होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 9 का अंडर रूट 3,
तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या हो गई यहां पे, डिस्टेंस कितना हो गया कॉर्ड का 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांट रीजनिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे। आई होप आप, मैंने ट्राई करा है बहुत ही इजी वे में, बेस्ट वे में आपको इनके सॉल्यूशंस एक बार गो थ्रू करा दूं। मिस्टेक्स हमको कोई मिली नहीं है, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स यू कैन लेट अस नो। चलिए, तो ऑन दैट नोट आई एंड इट हियर। सेशन पसंद आया हो तो जरूर हिट द लाइक बटन, ऑल्सो लीव योर फीडबैक, कमेंट एंड सजेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट www.lawdigest.in if you want to get any information about the exams, about the courses we offer, or any other thing. And you can yes, do share this video with others so that maximum people can benefit. Till then guys, I'll take your leave now. Goodbye, take care, and Jai Hind.